नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग टीजीटी पीजीएलटी ग्रेड के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग टीजीटी 2003 का प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिसके हम लोग लगभग 1 से 15 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ये 3 पार्ट में आएगा, तो आप इन दोनों पार्ट को देखिएगा। तो शुरू करते हैं टीजीटी 2003 के प्रश्न पत्र को। तो पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो राजनीति विज्ञान में जो है, आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। राजनीति विज्ञान में कह रहा है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होता है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कौन सा विचारक कहता है? एक चीज़ ये समझ लेंगे कि राजनीति विज्ञान में कोई कोई कहता है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, कोई कहता है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, और कोई कोई बोलता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो ये प्रश्न कैसा है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन कहने वाला कौन सा विचारक है? तो ऑप्शन में दिया है गार्नर, सीले, गेरिल या गिलक्राइस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, गिलक्राइस्ट। ठीक है, तो गिलक्राइस्ट मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो उस राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। इसके समर्थकों में देख लीजिए कौन कौन है। गिलक्राइस्ट हैं, गेटल हैं, लास्की, प्रमुख नाम जोड़े जाते हैं। तो नोट डाउन कीजिएगा, आपके गिलक्राइस्ट, गेटल और लास्की नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तीनों जो है मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? कह रहा है राजनीतिक सिद्धांत में जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? मतलब कि कह रहा है राज्य जहाँ पर नागरिकों के जीवन में, नागरिकों का जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप करे, न्यूनतम हस्तक्षेप करे राज्य, तो वो उसे क्या कहेंगे? तो लेजर यूटिलिटेरियनिज्म या व्यक्तिवाद या एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी तीसरा सही हो जाएगा, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में जो है न्यूनतम हस्तक्षेप करे, ये व्यक्तिवाद का मानना है। ठीक है, व्यक्तिवाद क्या कहता है कि व्यक्ति अपना विकास स्वयं करेगा जो है, और व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी की पूरी छूट होनी चाहिए। तो कहता है राज्य रहना चाहिए ताकि इनके अधिकारों, इनके स्वतंत्रता की रक्षा हो सके, इन पर शासन की रक्षा हो सके, ठीक प्रकार से शासन कर सके, ताकि इनका विकास हो सके, किंतु वह न्यूनतम होना चाहिए, ज़्यादा हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन मानता है? तो व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? कह रहा है कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो देख लेते हैं। प्रजातंत्र का विरोधी है ये, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो इसमें सबसे सही हो जाएगा फांसीवाद। क्या है? मतलब तानाशाही, एक तरीके से कहेंगे तानाशाही है ना, एक व्यक्ति जो है शासन करता है सभी पर, तानाशाही कहेंगे। तो ये सीधे सीधे क्या है? प्रजातंत्र का विरोधी हो जाएगा। जहाँ पर जब जनता निर्णय ले किसी चीज़ों में, अपना शासक चुने, तो वहाँ लोकतंत्र या प्रजातंत्र होता है, तो वहाँ लोकतंत्र या प्रजातंत्र होता है। लेकिन यहाँ पर सारा कार्य कौन करेगा जो है? तो फांसीवाद ये व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर जो राजा होगा, जो मेन आदमी, जो तानाशाह होगा, वही सारे कार्य करेगा, सारे निर्णय वही लेगा। ठीक है, तो ये प्रजातंत्र के विरोध में है फांसीवाद। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार, आराम से देखिएगा, परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया है तथा समस्त कार्य अनिवार्य माने जाते हैं। कह रहा है कि जो परंपरागत विचारधारा थी वहाँ पर अनिवार्य और ऐच्छिक दो प्रकार के कार्यों में बांटा गया था राज्य के कार्यों को। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य हैं वो सब अनिवार्य हो गया। मतलब यहाँ पर ऐच्छिक कार्य भी अब क्या हो गया है? अनिवार्य हो गया। तो ऐसा कौन मानता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य या अनिवार्य सेवा राज्य या लोकतांत्रिक राज्य या आदर्शवादी राज्य। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य मानता है कि जो ऐच्छिक कार्य हैं राज्य के वो भी अब अनिवार्य होंगे। ठीक है ना, आधुनिक समय में वो भी अब अनिवार्य होंगे। अब ऐच्छिक कार्यों में क्या था कि लोगों के बारे में समाज सेवा करना, है ना, जैसे स्वास्थ्य, पानी आदि सुविधाएं करना, वो ऐच्छिक कार्यों में आ जाता था। तो लेकिन अब इसको जो है नए युग में क्या किया गया? अनिवार्य बना दिया गया। सारे ऐच्छिक कार्य अब अनिवार्य होंगे। देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रशासनिक अभिकरण, लोकपाल या लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, सीबीआई। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा, लोकपाल और लोकायुक्त से, ठीक है ना। ओम्बुड्समैन संबंधित है लोकपाल लोकायुक्त से, ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य की प्रकृति और संप्रभुता संबंधित है, तो कह रहा है जाति प्रथा का तत्व है। जाति प्रथा का तत्व क्या है? चेतना बोध है, आधुनिकतावाद है, या राजनीतिकरण है, या संप्रदायवाद है। तो जाति प्रथा का तत्व क्या है? ये चेतना बोध है, मतलब कि जैसे समझने वाली बात है कि जैसे लोग आपस में भेदभाव करते हैं ना, भेदभाव करते हैं, तो ये एक समाज की एक व्यवस्था है जैसे कि, है ना। तो ये सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यथा है ये एक तरीके से। तो ये चेतना बोध है, चेतना पर आधारित होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा सोचने समझने वाले प्रश्न भी आते हैं, है ना, तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा उलझना नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे उस पर टिक करके, ताकि बाद में आप उसको पढ़ के समझ सके। देखेंगे अगला प्रश्न, कह रहा है व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, तो वो कौन सा अधिकार होगा? तो स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। तो ऐसा अधिकार जो मतलब उसे सहज प्राप्त हो, ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, प्राकृतिक अधिकार होगा ये, ठीक है ना। ये प्राकृतिक अधिकार होगा आपका। ये प्राकृतिक अधिकार क्या है? इसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो है हॉब्स लॉ रूसो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो मनुष्य की पूर्व स्थिति को प्राकृतिक में उसमें प्राकृतिक अवस्था मानते हैं, वहाँ पर उनके कुछ अधिकार हो की बात करते हैं वो, है ना। हॉब्स लॉ रूसो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। बाकी आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी ये आपको दिया गया है भारतीय संविधान के, है ना। तो ये आप पढ़ेंगे तो प्राकृतिक अधिकार जो है ऐसा अधिकार है जो सहज प्राप्त है, मतलब सहज प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है प्राकृतिक रूप से, जिससे उससे वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, संप्रभुता शब्द सर्वप्रथम का प्रयोग किया किसने? संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो रूसो, हॉब्स, बोंदा या प्लेटो। तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका बोंदा ने किया, यानी ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। बोंदा ने संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न देख लेंगे, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण हो, किस पर? संपत्ति और उत्पादन पर साधन के शासन पर शासन का नियंत्रण हो, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, ठीक है। कह रहा है संपत्ति और उत्पादन पर जो है शासन का शासन हो जाएगा, ठीक है। इनका जो संपत्ति उत्पादन पर शासन का जो है शासन का हो जाएगा, और व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी वह समाज शोषण मुक्त होगा। तो ये फांसीवाद कहता है, अराजकतावाद कहता है, आदर्शवाद या समाजवाद। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 समाजवाद होगा। समाजवाद क्या है? लोक कल्याणकारी बातें करता है ना। तो ये कहेगा जो संपत्ति और उत्पादन है उस पर किसी एक व्यक्ति का या व्यक्तिगत जो है अधिकार न रह कर इस पर शासन का मतलब सरकार का अधिकार होगा या राज्य का अधिकार होगा, ताकि उसका समान रूप से वितरण किया जा सके। तो ये बात आपकी समाजवाद में होगी। तो ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा, समाजवाद। अगला प्रश्न देख लेंगे, रूसो की सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? जो रूसो की सामान्य इच्छा थी, जनरल विल, जब आप हॉब्स लॉ रूसो पढ़ेंगे तो ये तीनों जो है समझौतावादी विचारक हैं, समझौतावादी विचारक हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर अपनी सामान्य इच्छा मतलब सामान्य इच्छा की बात करता है, जनरल विल की बात करता है रूसो। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि इसका तात्पर्य किस भाव से है, जनमत से या अधिकतम लोगों के हित से, या वो जो समस्त समुदाय के हित में हो, वह जो राजा के हित में हो। तो यहाँ पर जनरल विल सामान्य इच्छा की बात जो है वो वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, ऐसा चीज़, ऐसी बात या ऐसा कार्य या ऐसा निर्णय जो समस्त समुदाय के हित में हो, वही सामान्य इच्छा कहलाती है, ठीक है। जनरल विल की बात ये करते हैं। तो ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, रक्त संबंध में समाज और समाज, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? समाज और समाज से राज्य, ठीक है। रक्त संबंध में समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह कथन किस विचारक का है? तो गार्नर, लास्की, रूसो, मैकाइवर। तो ये मैकाइवर का कथन है, याद रखिएगा, फैक्ट है, समाज और समाज से राज्य, ठीक है। तो ये फैक्ट है, याद रखेंगे। अगला है 12वां प्रश्न, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। तो ऐसा कौन कहता है? तो पेरेटो, मिटलैंड, हर्बर्ट डीन या डेविड ह्यूम। तो इसमें ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, हर्बर्ट डीन का ये कथन है। ये भी फैक्ट है, याद रखें, नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है।
अगला प्रश्न है जेल सुधार। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो जेल सुधार की बात कौन करता है? तो प्लेटो, अरस्तू, बेंथम या रूसो। तो जेल सुधार की बात आपके बेंथम करते हैं, ठीक है, बेंथम करते हैं। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेंगे। राजनीतिक विचारक बेंथम ने जेल सुधार पर अपना मत व्यक्त किया है। बंदी गृह के विषम स्थिति को देखते हुए बेंथम ने उनके सुधार के लिए एक आवाज़ उठाई। उसने एक गोलाकार कारावास के निर्माण हेतु अपना सुझाव दिया। किसने गोलाकार कारावास का सुझाव किसने दिया? तो बेंथम ने। याद रखेंगे, गोलाकार जो है कारावास, इतना आप याद रख पाएंगे ना तो आपको इसी कीवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेंथम ने गोलाकार कारावास की बात की थी, तो जेल सुधार की बात और कोई बात नहीं करता है, तो इन्होंने बात की है, तो आप बिल्कुल इसको हल कर लेंगे प्रश्न को। इसके बाद है मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? राजा को किसके अधीन माना गया है? तो ईश्वर के अधीन, प्रजा के अधीन, नैतिकता के अधीन या धर्म के अधीन? तो राजा को यहाँ पर मनु ने धर्म के अधीन मानता है, ठीक है ना, धर्म को सर्वोपरि मानते हैं मनु, ठीक है ना। मनु क्या है? धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और राजा भी धर्म के अधीन होगा। इस तरीके से ऑप्शन 4 देख लेते हैं। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? किस विचारक ने और धर्म और राजनीति में कोई भी अंतर नहीं किया है? तो वो हैं विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने धर्म और राजनीति में अंतर नहीं किया है, अलग अलग नहीं माना है इन दोनों को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे कि धर्म और राजनीति दोनों ही बातें महात्मा गांधी ने पृथक पृथक नहीं हैं, बताई है कि पृथक पृथक नहीं है। महात्मा गांधी इस विषय में कहना है कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है, धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर देता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आ रही होगी। सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।